जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ अपने बारे में। मैं यूपीएसआई 2016 सिलेक्टेड और ट्रेनिंग भी पूरी कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ अपरिहार्य स्थिति ऐसी बनी, मैंने फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया और फिलहाल वहीं कार्यरत हूँ। मैं एज ए टीचर नहीं, बस एज ए मेंटोर यहाँ शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको अपने आप से अपने अनुभव साझा कर सकूं, और जैसे जैसे मैंने फेल्योर के बाद सफलता, थोड़ी बहुत सफलता पाई है, वो कैसे मैंने सफलता पाई है वो आप लोगों से शेयर कर सकूं। देखिए, पढ़ते सभी लोग हैं, सारे लोग, मैक्सिमम लोग कोचिंग भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को ये देखना होता है कि हम कैसे किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएं और कैसे हम किसी एग्जाम का पैटर्न समझ पाएं। मैं बस आपसे वही कहना चाहता हूँ कि बी अ एग्जाम क्रैकर। एक एग्जाम क्रैकर कीजिए कि एग्जाम की स्ट्रेटजी, एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बनाइए और उसको समझिए। थोड़ा बहुत यही मैं आपसे शेयर करूंगा, और थोड़ा जो आपको पढ़ाऊंगा मैं टू द पॉइंट, और जो आपके लिए मेन मेन है और जिस हिसाब से मैंने स्टडी की थी, मैं वही आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने यूपीएसआई का और अदर एग्जाम भी निकाले थे, जिसमें अदर वनडे एग्जाम भी निकाले थे, जिसमें आपका यूपीपीएससी 2017 का प्री एग्जाम भी सम्मिलित है। आर ओ यार सारे एग्जाम में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। बहरहाल, मैं यही कहना चाहूँगा अंतिम रूप से कि आप निरंतरता, गंभीरता से लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी फेल्योर से मत डरिए, ये तो जिंदगी में चलते फिरते रहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, या 1857 का विद्रोह भी हम इसको कह सकते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। हाँ तो देखिए, मैं आपको लोगों को बता रहा था। देखिए, जैसे कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाएगा इंडिया का 1837 में मैप है, और आप इसके बाद 1857 में है। देखिए, जो ये आपको ये जो सेक्शन यानी थोड़ा सा जो येलो से यानी थोड़ा सा पीला जो दिख रहा है, ये वो सेक्शन है, ये वो राज्य हैं जो हिंदू राजाओं के अधीन हुआ करते थे। और जो आपको ये थोड़ा सा ये वाला सेक्शन जो इस तरह का कलर या इस तरह का रंग लिए हुए हैं, या थोड़े जैसे पिंक कलर के आ रहे हैं, ये वो राज्य जो ब्रिटिश के अधीन, यानी ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ करते थे। और ये जो थोड़ा ग्रीन से राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जो मुस्लिम शासकों के या मुस्लिम सूबेदार या मुस्लिम निजामों के अधीन हुआ करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है निजाम यानी हैदराबाद। थोड़ा सा आपको ध्यान रखें। अब देखिए, 1857 की क्रांति के बाद कुछ सेक्शन, जैसे ये सिंध वाला सेक्शन था, ये देखिए, ये पहले किसके अधीन था? ये पहले मुस्लिम मुस्लिम शासकों का अधीन था। अब ये कहाँ चला गया? ये ब्रिटिश टेरिटरी में आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, पंजाब वाला सेक्शन, ये भी पहले किसके अधीन था? ये हिंदू राज्यों का अधीन था, लेकिन आफ्टर उसके बाद ये किसके अंदर अधीन आ चुका? ये ब्रिटिश टेरिटरी में आ गया। ठीक है। बस ये आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना था, थोड़ा बहुत समझाना है मैप देख के। बाकी आगे जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे क्लियर करते जाएंगे। अब जान लेते हैं कि विद्रोह का स्वरूप क्या था। देखिए, अधिकांशतः इतिहासकारों ने, जैसे कि खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों ने, कुछ और लोगों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांशतर लोगों ने इसको एक तरह से सैनिक विद्रोह ही माना है, कि ये एक सैनिकों द्वारा। और जैसा कि आपने मूवी वगैरह में देखा हुआ है, जो कहानियों में भी पढ़ा हुआ, अधिकांशतः ये कहा गया कि सैनिक विद्रोह ही था, या सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है। और भी अन्य इतिहासकार हुए थे, उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह नहीं माना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, कि एक और ब्रीफ में क्लियर कर देता हूं, कि हम लोगों को सिर्फ वही दस्तावेज प्राप्त हैं, या फिर हमने सिर्फ उसी आधार पर अपनी बातें रखी हैं जो कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा हमारे पास छोड़ दी गई या रखी गई हैं आज की डेट में। बाकी लोगों का या अन्य भारतीय इतिहासकारों का ये मानना है कि हमारे उस टाइम जो संगठन थे वो गुप्तचर रूप से कार्य कर रहे थे, और जब वो गुप्तचर रूप से कार्य गए थे, तो उन्होंने अपने दस्तावेजों को जला दिया गया था। अब बात करते हैं कि इससे किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वो आपको मेन एंड टू द पॉइंट रही। जैसे कि अब देखिए,
एक भारतीय इतिहासकार हुए हैं जिनको आप नाम जानते भी होंगे और अच्छे से नाम पता भी होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो भारत के प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह माना है। और उनकी एक पुस्तक थी द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। बुक्स के बारे में आगे बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, फिर भी आप एक बार याद रखिए। सर सैयद अहमद खान द्वारा रिटन एक बुक थी या लिखी गई बुक थी द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। उन्होंने इसे कहा है कि एक सैनिक विद्रोह माना है। ठीक है। और एक खास नाम याद कर लीजिए जो आपको मदद देगा। जैसे कि हम मैंने वैसे बताया ब्रिटिशर्स ने अधिकांश ने इसे सैनिक विद्रोह माना, लेकिन उस टाइम हाउस ऑफ कॉमन्स में एक हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ होता है, इंग्लैंड का संसद मान सकते हैं आप, उच्च सदन होता है। उसमें इन्होंने एक थे हमारे, उनका नाम था बेंजामिन। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है। डिजेरली, सॉरी, बेंजामिन डिजेरली। ये जो बाद में जा उस टाइम तो ये एक नेता थे, लेकिन उस टाइम बाद में जाके ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सिपाही विद्रोह था। इन्होंने अपनी बुक या अपने द्वारा ही इनके द्वारा कहा गया है। नाम याद रखिएगा, बेंजामिन डिजेरली एकमात्र हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे जो बाद में जाके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कही थी बात। बाकी जैसे कि अपने बहुत फेमस इतिहासकार हुए हैं जैसे कि अशोक मेहता, उन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह को साबित करने राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास किया है। और एक और नाम आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, वीडी या विनायक दामोदर दास सावरकर। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है। आगे और हम मैं पुस्तक के बारे में क्लियर करूँ तो बाकी आप देख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि थोड़ा सा जैसे मन में पड़ रखा है। हाँ, ये सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसमें पूरे भारत की जनता, खासकर निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग, मजदूर, जनजाति आदि, शिल्पकार आदि इसमें सारे सामूहिक रूप से सम्मिलित हो गए। अब देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। मेन चीज पहले देखते हैं हम, राजनीतिक कारण। देखिए, कोई भी प्रशासन चलाने के राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं इसकी व्यक्तिगत नीति। व्यक्तिगत नीति को हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति भी कहते हैं। ये लॉर्ड लॉर्ड लगा लीजिए, जो कहने लायक तो नहीं, लेकिन ठीक है, मजबूरी है, जो बुक्स कहते हैं वो करना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। थोड़ा सा आप बस ब्रीफ ले लीजिए इसके बारे में कि इसने ये नीति होती है, इसने कहा था कि जो राज्य बेसंतान या फिर इनका वंश चलाने के लिए आगे कोई वंश चलाने के लिए कोई आगे उन पे बच्चे वगैरह ना हुआ तो उन राज्यों को सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाएगा। एक ये चीजें थी। उसके बाद एक थी लॉर्ड बेलेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि। ये प्रमुखतः राजनीतिक कारण में आते हैं। इसके बारे में ब्रीफ में यानी इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। मेनली यहाँ जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा है हमारे पास सामाजिक व धार्मिक कारण। देखिए, सामाजिक धार्मिक कारण मुख्यतः अंग होते हैं किसी भी देश को चलने के लिए। अब इसमें मेनली हम मानते हैं सामाजिक धार्मिक कारण में कि देखिए, पहली चीज तो जो भी ब्रिटिशर्स बाहर यहाँ से आए थे वो अपने ईसाई मिशनरी को बार बार इंडिया में भेज रहे थे, यानी भारत देश में भेजे, ताकि वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे से कर पाए। ईसाई पादरियों को बार बार भेजा जा रहा था। हमारे यहाँ के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि अगर आप ईसाई धर्म को कबूल कर लेंगे तो आपको अन्य अन्य लाभ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जन संपत्ति या अन्य लाभ आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे 1813 में, याद ये 1813 में ईसाई मिशन को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। ये आपके आते हैं मल्ली सामाजिक और धार्मिक कारण में। अब तीसरा मेन है आपका आर्थिक कारण। देखिए, आर्थिक कारण में कि देख सकते हैं कि आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। आर्थिक कारण में मेन आएगा
कि मनचाहा लगान वसूल करना किसानों से, अनचाहा मनचाहा लगान को थोप देना किसानों पर। और मेन चीज, सेकंड चीज है कि हमारे यहाँ की जो पहले हाँ, कुटीर या लघु उद्योग हुआ करते थे, अगर यहाँ से माल वहाँ अगर इंग्लैंड में जाएगा बेचने के लिए, जैसे कि मलमल या सूती कपड़े, उन पर रेशमी या फिर रेशमी कपड़े, उन पर 27% और 71% शुल्क लिया जाता है। अगर वो वहां से यहाँ से निर्यात होके इंग्लैंड जा रहा है तो 27 या 71%। याद रखिएगा, 27 है। क्वेश्चन यहाँ से भी आसान नहीं आया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वो उसके लिए। जबकि अगर वहां से कपड़े या वहां से चीजें अगर इंडिया आ रही हैं इंग्लैंड से, तो उन पर मात्र 3.5% कर आदि चीज लिया करता था। इस तरह से उन्होंने हमारे सारे लघु उद्योगों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया। वो धीरे धीरे जब उनको नुकसान होता चला गया तो धीरे धीरे वो भी बंद होते चले गए। अब देखिए चौथा इंपॉर्टेंट, सैन्य कारण। सैन्य कारण, इसमें आप जान लीजिए, सैन्य कारण में क्या था कि अधिकांश भारतीय सैनिक हुआ करते, लेकिन इन सैनिकों और हमारे हमारे भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों में भेदभाव हुआ करता था। हमारा कोई भी भारतीय सैनिक, देखिए पहली चीज तो यह जो उसको करते हैं, वेतन में असमानता। अगर हमारा भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक अगर एक ही पद पर कार्यरत है तो उनके वेतन में भी भेदभाव हुआ करता था। दूसरी चीज है प्रमोशन। हमारे भारतीय सैनिक चाह कर भी कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, वो सूबेदार पद से ऊपर नहीं बढ़ पाया करते थे। ठीक है। और सेकंड चीज है कि हमारे भारतीय में 5 अनुपात, आप देखिए 5 अनुपात 1 का रेशियो था। यानी 5 हमारे कौन सैनिक थे, यानी हमारे भारतीय सैनिक, और 5 सैनिकों पे एक कौन था प्रेजेंट था, यूरोपीय सैनिक। ये मेन कारण थे, और क्योंकि इसमें भेदभाव की नीति और चीजें भी लगाई गई। अब बात पढ़ते हैं आगे, तात्कालिक कारण क्या था। देखिए जैसे आपने मूवी देखा हुआ, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किसका प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। इसको जान लेते हैं ये था क्या। देखिए उसी टाइम पहले जो राइफल हुआ करती थी, पहले हमारे पास राइफल थी ब्राउन बेस, इसको हटाकर अंग्रेजों ने तभी इंट्रोड्यूस की गई जो इनफील्ड राइफल। कौन सी, इनफील्ड राइफल। जो आप चित्र देख रहे हैं वो इनफील्ड राइफल का ही देख रहे हैं, जो मैंने लगा रखा है। ये क्या है, ये इनफील्ड राइफल ही है। इनफील्ड राइफल वो थी जिसमें चर्बी युक्त, यानी गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें दांतों से खोलकर उस बंदूक में डाला था। और गाय हमारे लिए, सॉरी, गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय और सूअर मुसलमानों के लिए हराम है। ये मेन रीजन बना उस टाइम पर। ये थे, आप जान सकते हैं कि प्रमुख कारण क्या क्या थे। अगर अब मैं आपको यहीं से थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन का ब्रीफ कर देता हूं, तो आप देखिए किस तरह क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि वह कौन सा प्रथम भारतीय राइटर या लेखक था जिसने इसे सैनिक विद्रोह माना है, तो आप यहीं से गौर कर सकते हैं। कौन थे, सर सैयद अहमद खान। देखिए सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बुक के बारे में बता देंगे, आई क्या है द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, कौन सा ऐसा ब्रिटिश नेता था जिसने इसको भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह माना है, वो या भारत स्वतंत्र संग्राम, वो था बेंजामिन, ये जो आपको मैंने पढ़ा था, बेंजामिन डिसरेली। ठीक है। ये आपको 2 क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, कौन सा ब्रिटिश था या कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स का, इससे वो कैसे भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए पूछ सकता है इनमें से प्रमुख कारण क्या क्या थे, या इनमें से कौन सा कारण नहीं था। चाहिए जैसे कि पहला क्वेश्चन कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो आप जान सकते हो राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कारण। या फिर उसके बाद देखते हैं कि हम्म, किस राइफल के स्थान पर बदल के कौन सी राइफल लाएगी, आप जान सकते हैं वो है एनफील्ड राइफल। इस से और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों में क्या अनुपात था, आपने देख लिया 5:1। चलिए, और आगे जब हम क्वेश्चन के वो भी डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको तब क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं विद्रोह का घटनाक्रम और योजना।
देखिए, जो डेट डिसाइड हुई थी, जो तारीख डिसाइड की गई थी विद्रोह की, वो थी, आप देख सकते हैं, 31 मई। एक मिनट, थोड़ा मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ। ये 31 मई 1857 को ये डेट डिसाइड की गई थी कि इस दिन से हम क्रांति को एक साथ आरंभ करेंगे। और इसका प्रतीक रखा गया था कमल और रोटी, ताकि ये कोई कमल और रोटी, गांव गांव एक कमल और रोटी बांटी जाया करती थी सांकेतिक रूप से और गुप्त रूप से, कि हाँ, इसका प्रतीक था कि अब ये क्रांति की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अगर बन सकता है तो, अगर पूछ सकते हैं तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि किस कौन सी तारीख डिसाइड किया, कौन सी तारीख रखी गई और इसका प्रतीक क्या कहता था। आप बोल सकते हैं कमल और रोटी, या घुमा फिरा के पूछ सकता है कमल रोटी किससे संबंधित है, 1857 की क्रांति से। अब बात करते हैं कि देखिए, अब थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक वे में एक तरह से चलते हैं, देख लीजिए। पहला है डेट है 29 मार्च 1857। कौन सी डेट है? 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी। आपके दिमाग में आ गया होगा थोड़ा बहुत, सबने आप ओवरव्यू ले रखा, सबको पता रहती है। मंगल पांडे कौन थे? बहुत फेमस नाम थे, मंगल पांडे ये थे। ये क्वेश्चन ये आया हुआ कि 34वीं नेटिव एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के ये सिपाही थे। इनके द्वारा चर्बयुक्त कारतूसों का विरोध किया गया, और वहीं जब ये इनका विरोध करे तभी इनके द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुडसन की हत्या कर दी गई। देखिए, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुडसन की इनके द्वारा हत्या कर दी गई, और इसी के कारण इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, बस यहाँ से क्वेश्चन आया कि किसके द्वारा शुरू हो गई। पहले ही यानी क्रांति की डेट डिसाइड कुछ और थी, लेकिन पहले ही किसी कारणों से मंगल पांडे के द्वारा वो क्रांति की शुरुआत बंगाल की बैरकपुर छावनी से कर दी गई, और उनको इनको फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब देखिए, दूसरा बढ़ते हैं आगे, दूसरे क्रम में देखते हैं कि 10 मई 10 मई 1857 को ये अब फिर मेरठ से विद्रोह प्रारंभ किया गया। किसके? वक्त खान के नेतृत्व में। ठीक है, इसके नेतृत्व में वक्त खान के नेतृत्व में। इसको दूसरा नाम इसका खान बहादुर खान भी है, वास्तविकता वक्त खान एक ही बात होती है, इसको मैं मेंशन किया हुआ। अब ये 10 मई को जब मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ, उन्होंने पहले मेरठ पे कब्जा किया, उसके बाद 11 मई को उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। कूच जाके 12 मई को उन्होंने क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार अपना प्राप्त कर लिया। और बहादुर शाह जफर, ये देखिए मैं बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट सब घोषित कर दिया गया। वो ये इस टाइम वयोवृद्ध नेता थे, लेकिन एक इनको सम्राट घोषित करने की वजह थी कि हाँ, भारत में ब्रिटिश के हुकूमत का हमें विरोध करना है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन 20 मई को ब्रिटिश हुकूमत ने वापस दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को लखनऊ में कौन सी बेगम थी? बेगम हजरत महल द्वारा अपने पुत्र ब्रजेश कादर को नवाब घोषित करके विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। लेकिन वहां आगे और बढ़ाता हूँ। कोलिन कैम्बल एक ब्रिटिशर था। कोलिन ब्रिटिश सार्जेंट मानिए, ब्रिटिश कैप्टन मानिए। कोलिन कैम्बल द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। इनकी सहायता की गई थी इनके परम मित्र तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां, जो कि इनको कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है, ने की थी, और उनके द्वारा की सहायता से उन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। यहाँ भी कोलिन कैम्बल द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया। मैं भी इसमें बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब देखिए, 5 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मी द्वारा इसकी विद्रोह की शुरुआत की गई, और वहीं ब्रिटिश कमांडर हीरोज के द्वारा लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुई। यहीं हीरोज ने कहा था, देखिए डेट देख ली इस डेट को, 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। यहीं हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई ये औरत अकेली मर्द है। किसके बारे में कहा था? लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। अब देखिए, लास्ट में होता है जगदीशपुर बिहार, जमींदार कुंवर सिंह द्वारा। ये काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पहली बात है कि ये सबसे वयोवृद्ध नेता थे इसकी, और इन्हीं के द्वारा जगदीशपुर बिहार में, आरा में, बिहार में जगह है आरा,
वहाँ इनके द्वारा, ये वहाँ के जमींदार थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत की, और अधिकांश से इन्होंने ये युद्ध जीते भी थे। लेकिन वहाँ भी विलियम्स और टेलर और विंसेंट आयर द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। देखिए, अब इस पेज के बारे में बात करें तो क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आपको देखते ही कि विद्रोह का घटनाक्रम में विद्रोह की शुरुआत किस दिन डिसाइड हुई है, विद्रोह की दिनांक क्या क्या डिसाइड हुई थी। तो पहले देखिए आप, 31 मई 1857, आप यहीं से क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। अब बंगाल की बैरक छावनी में शुरुआत किसने किया, सबसे पहले शुरुआत किसने की, मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ का सिपाही था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक। उसके बाद मेरठ की से शुरुआत कब की गई, 10 मई 1857 को। और इन्होंने दिल्ली में अधिकार कब के लिए, 12 मई को। या अगला क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, बहादुर शाह जफर को कब भारत का सम्राट घोषित किया गया, 12 मई को। लखनऊ में किसने विद्रोह की शुरुआत की, बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। कानपुर में किसके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, नाना साहब द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह की शुरुआत कहाँ की गई, झांसी में। और इनके अंगेज कौन लड़ा था, कैप्टन हीरोज। और बिहार में किसके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, जमींदार कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह की कुछ शुरुआत की गई। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, आप वहां पर आए कैसे क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा मैप की फॉर्म में देख लीजिए जो हम देखना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो मैंने पॉइंट डिसाइड किए बताए हैं, देखिए ये मेरठ, ये दिल्ली, ये ग्वालियर, ये झांसी, ये मुख्य केंद्र थे जहां एक तरह से क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर ये कह सकते थे ऑल ओवर इंडिया तो नहीं हुई थी, लेकिन जो मुख्य पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे मेनली तरीके से क्रांति की शुरुआत हुई। देखिए, बंगाल की बैरकपुर छावनी, ये बिहार का आरा। बंगाल की बैरकपुर किसने की थी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, किसके द्वारा की गई थी, मंगल पांडे द्वारा। आरा, आरा किसके द्वारा की गई थी, आरा में आप ये अगर कर सकते हैं, इसके लिए मेंशन कौन था, अभी पढ़ा है आपको, कुंवर सिंह। अगर आप चढ़ना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद लखनऊ, कानपुर, लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल। इस तरह से आप थोड़ा पढ़ो। कानपुर कौन था, नाना साहेब। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। और और यहीं इसका टाटा टोपी हेल्प से ग्वालियर। बरेली से खान बहादुर खान। मेरठ में बख्त खान, और दिल्ली से द्वारा बहादुर खान, बहादुर खान या बख्त खान। सतारा ने एक महाराष्ट्र में एक रहते हैं, यहाँ भी क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। अब देखिए, मैंने इसको एक लिस्ट वाइज या सिस्टमेटिक वे में अटेंड कर दिया है। अब देखिए, दिल्ली में आप क्वेश्चन देखते हैं किसके द्वारा, नेता कौन था दिल्ली में, वैसे हम खान बहादुर खान नेता था, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को भी हम कह सकते हैं। अब किसके द्वारा विद्रोह दमन किया गया, निकोलसन और हडसन के द्वारा यहाँ विद्रोह का दफन कर दिया गया। और बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके वहाँ रंगून, यानी आज के टाइम में म्यांमार, या उस टाइम पे रंगून या बर्मा भेज दिया गया। लखनऊ आप देख सकते हैं, बेगम हजरत महल, इसकी इसको द्वारा दमन किया गया, कॉलिन कैम्बल। कानपुर, किसके द्वारा नेता कौन था, नाना साहब, किसके द्वारा दमन किया गया, कॉलिन कैम्बल। मेनली ये आपको पैटर्न मिलाने को आता है, इतना डेप्थ में ना जाइएगा, ना आप इतना कंफ्यूज होइएगा, इसमें मेनली क्वेश्चन नहीं आते हैं। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज, इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल नील के द्वारा। बिहार, कुंवर सिंह, इंपोर्टेंट। देखिए, ये बिहार वाला कुंवर सिंह था। फतेहपुर, अजीमुल्ला, जो नाना साहब काउंटर चीफ थे। फैजाबाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके बारे में काफ़ी और आगे भी पढ़ाएंगे, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में इनके द्वारा, वो जनरल रेडार के द्वारा, इसको खास ध्यान दीजिएगा, जनरल रेडार के द्वारा इसकी दमन कर दिया गया। बरेली, खान बहादुर खान और विंसेंट आयर। खाली इनमें बस मिलाने को आ जाते हैं, एक एक भी, और इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि फैजाबाद में किसके द्वारा शुरुआत की, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। फतेहपुर में किसके, अजीमुल्ला के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वैसे इतना जरूरी नहीं है। जहाँ इम्पोर्टेंट हुआ होगा मैं आपको बता दिया करूंगा। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम चित्र यानी सिस्टमेटिक चित्र की फॉर्म में चलेंगे, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन की फॉर्म में चलेंगे, तो हमें चीज़ें याद रहेंगी और थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा हित करेंगे। देखिए, ये है जो मैप है, ये है बेगम हजरत महल। मेंशन है यहाँ पे, बेगम हजरत महल। ये कहाँ थी, लखनऊ में विद्रोह की नेता। ब्रिटिशकालीन का कौन था पुत्र, शाहजहांपुर में इन्हें मौलवी अहमदुल्ला के साथ मिलकर नेतृत्व किया था। ठीक है। अब बात करें रानी लक्ष्मीबाई। ये कौन थी, झांसी की नेतृत्व करता है, जिस आप भली भांति इनसे परिचित हैं।
और हम बचपन से किस्से कहानियों में पढ़ते हैं। ग्वालियर में तात्या तोपे के साथ उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब देखते हैं नाना साहब। ये आप इमेज देखें, नाना साहब ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुत्र थे, जो कि उस टाइम पेंशनर भी थे। इनकी पेंशन बंद करने के विरोध में ही इन्होंने उसमें पूरा वो दिया था। और ये कहाँ के नेता थे? कानपुर में विद्रोह के नेता हुआ करते थे। अब पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। अब इनका, हाँ, कह सकते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि इनका नाम बताएं, इनका क्या अन्य नाम है, धौंधुपंत किसका नाम है? तो धौंधुपंत दाना साहब को ही कहा जाता था। ये देखिए धौंधुपंत, ये एक दो क्वेश्चन रखा है थोड़ा सा कि धौंधुपंत किसका नाम है, धौंधुपंत किसको कहते हैं? वो नाना साहब को कहते। तात्या टोपे, तात्या टोपे ने तात्या टोपे ने नाना साहब का भी सपोर्ट किया था कानपुर में। और तात्या टोपे ने ही ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया था। और इनका अन्य नाम क्या है? रामचंद्र पांडु रंगम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा अब नए क्वेश्चन जो आने लगे वो इस तरह के, क्योंकि ये बाद में जब क्रांति हुई थी तब भाग कर यार चले गए, ये नेपाल चले गए थे। लेकिन इनके मित्र मान सिंह के विश्वास, इनके मित्र का नाम था मान सिंह के विश्वासघात के कारण 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। मेनली क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रखे हैं, देखिए मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ कि लखनऊ में किसने वो किया था? लखनऊ में लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन थी? बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और क्वेश्चन नाना साहब के अन्य नाम क्या है, या धोंदूपंत किसका नाम है? नाना साहब का। और रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? टाटा तोपे। देखिए अगली तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखिए ये है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह में जैसे पहले भी बताया, इनका ये इमेज हमको देख रही है। कुंवर सिंह ये बिहार जगदीशपुर जगह आरा एक जगह थी, वहाँ के ये जमींदार हुआ करते थे। इनको बिहार का सिंह भी बोलते हैं। और ये 80 वर्ष से ऊपर के थे। और बताते हैं ऐसी किस्सा कहानियों में कि ये इन्होंने अधिकांश वहाँ विजय प्राप्त की थी। और लड़ाई के दौरान ही इन्होंने अपना एक हाथ भी काट लिया था अपने हाथों से ही। अब देखिए दूसरे हैं बहादुर शाह। अब सेकंड नाम पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह द्वितीय थे और रंगून में निर्वासित कर दिए गए। मंगल पांडे, देखिए ये 34वीं नेटिव एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया के रहने वाले थे। और इनके द्वारा, जैसे मैंने पीछे बताया, इनके द्वारा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की गई थी। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये है मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के रहने वाले थे। और ये 50,000 के नाम थे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र उस टाइम के ऐसे क्रांतिकारी थे जिन पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इनको अन्य उपाधि डंका शाह, इनको अन्य उपाधि डंका शाह की भी मिली हुई थी। इनको डंका शाह भी कहते थे। तभी इन्होंने काफी अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। इसलिए इन पर 50,000 के नाम घोषित हुआ था। अब मेन चीज देखते हैं कि विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। विद्रोह की असफलता का कारण क्या है, क्यों ये विद्रोह फेल हुआ? इतना तो आपको अपने आप ही पता पड़ गया होगा। पहली चीज, एक सही तिथि पर ना होना। जैसे कि हम शुरुआत की गई थी 31 डेट डिसाइड की गई थी 31 मई 1857, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई। फिर अधिकांश, पहली चीज देखिए एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। हमारे पास संगठन या साधन एक निश्चित ही थे। हम ज्यादातर युद्ध किससे, तीर कमान भाला से लड़ते थे, जबकि वो लोग बंदूकों से लैस हुआ करते थे। और हमारे संगठनों में एकता की बहुत कमी थी। अब दूसरी चीज देखते हैं, अधिकांश राजाओं का अंग्रेजों को समर्थन। पटियाला, जींद आदि, ये ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और पंजाब के इन्होंने अधिकांश से किसका सपोर्ट किया? अंग्रेजों का सपोर्ट किया। ये उनको पीठ पीछे अंग्रेजों को ही सपोर्ट करते रहे। और उनके ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं राजभक्त बने रहे। उनकी ही चापलूसी करते रहे। इस तरह से लोगों ने कहा था। इसके बारे में बहुत सौ लोगों ने भी कहा था कि जैसे कि उस टाइम का जो लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने कहा था कि
अगर यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये उस टाइम के वायसरॉय सॉरी गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के ये शब्द थे। तीसरी चीज है कुशल नेतृत्व का अभाव। हमने बहादुर शाह जफर को, मतलब उस टाइम के हमने नहीं, हाँ, वहाँ उस टाइम के लोगों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहां से द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वो वयोवृद्ध थे और उनमें एक नेतृत्व का क्षमता नहीं थी। चौथा था निश्चित उद्देश्य का अभाव। चौथा था कि अधिकांश से लोगों को यही नहीं पता थी कि हम युद्ध लड़ के रहे हैं, कोई सबके अपने पर्सनल रीजन थे, ना कि हम आज़ादी के लड़ रहे हैं। कोई लगान से छुटकारा चाहता है या कोई अन्य चीज, इसलिए ये चीज थी मेनली। ये आपके चार बनते हैं कि किस किस क्या हो। आप दोबारा देख सकते हैं। पहली चीज थी एकता, संकट और साधनों की न्यूनता। दूसरा अधिकांश राजाओं का अंग्रेजों को समर्थन। तीसरा कुशल नेतृत्व का अभाव। और चौथा निश्चित उद्देश्य का अभाव। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए मेनली क्वेश्चन अगर यहाँ से बन सकते हैं तो अगला है विद्रोह का परिणाम। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये लॉर्ड सॉरी ये क्वीन विक्टोरिया की है। ये आपको दिखाना है, ये क्वीन विक्टोरिया का थोड़ा विजुलाइजेशन करेंगे तो चीजें थोड़ी आसान रहेगी। क्वीन विक्टोरिया की इमेज है। आप देखते हैं क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, इसमें देखिए कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में भारत सरकार इसको पढ़ा गया और इसी को भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। पहली जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक देखिए ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से हटाकर किसको चला गया? ब्रिटिश क्राउन को। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ खत्म हो जाता है और सीधे हम किसके अधीन हो जाते हैं? सीधे किसके अधीन हो जाते हैं? हम सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हो जाते हैं। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद बदल कर क्या कर दिया गया? वाइस रॉय कर दिया गया। यानी गवर्नर को अब क्या कहने लग गया? वाइस राय कहने लग गया। और यहीं क्या हुआ? एक भारतीय राज सचिव की भी नियुक्ति की गई। और देखिए सबसे मुख्य कारण मैंने जो बताया था, वहां की सेना के पुनर्गठन के लिए किसका गठन किया गया? पील आयोग का गठन किया गया। और यहाँ पे क्या अनुपात रख दिया गया? 2:1। यानी कि भारतीय सैनिक कितने होंगे? 2। और एक अंग्रेज सैनिक कितने होंगे? 1। पहले कितना था? 5:1। ये गौर कीजिएगा, दोबारा देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा किसको दी जाती है? किसको दी जाती है? जो क्रांति के बाद कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। अब इसके परिणाम क्या हुए? कंपनी से हटाकर किसको कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। अब दूसरा क्वेश्चन रखते हैं कि भारतीय गवर्नर जनरल को वायसरॉय कब कहने लग गया? 1857 की क्रांति के बाद। पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और वही बाद में क्या बन गया? वायसरॉय बन गया। ठीक। या किस अधिनियम, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति हुई? वो कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति हुई। अब सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन कब किया गया? 1858। इसके अंदर क्या क्या किया गया? गठन में क्या रेशियो चेंज कर दिया गया? रेशियो 2:1 कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी टॉपिक से बन सकते हैं। अब देखिए प्रमुख पुस्तकें जो कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाती हैं, थोड़ा वरना आपने मेरे सामने देखनी है। पहली है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर सी मजूमदार। दूसरी है 1857, ये किसका द्वारा लिखी है? एस एन सेन। तीसरी है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वी डी सावरकर की है। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता और असबाब बगावत हिंद, ये इनकी पुस्तक का नाम है उर्दू में। वैसे द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। असबाब बगावत हिंद या द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। अब तो कुछ थोड़ा सा टिटबिट्स को मैं नाम देता हूँ। टिटबिट्स थोड़े स्टाइल आएगा, थोड़ा याद कीजिएगा क्या क्या मेनली क्वेश्चन हो सकते हैं। कि विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, ये इस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था।
अब विद्रोह के समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मेरठ में, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बाद में क्लियर करता हूँ, वो जो पिछले जो मैंने लिखाए थे वो मोस्टली आ रखे हैं क्वेश्चन। ये कुछ नए टॉपिक हैं जहाँ जहाँ से किसने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया था। जैसे कि मेरठ में थे कदम सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह, मथुरा जो हमारे पास ही है देवी सिंह, असम में महिरा दत्त। और सैनिक भर्ती के लिए यहाँ रॉयल कमीशन का गठन किया गया।